Hello dear students, myself Navneet Bhandari and I welcome you to my channel Quantum Academy of Physics. This is lecture number 9 and this is all about potential energy stored in dipole whenever it is kept in uniform electric field. यह क्वेश्चन आपको दो तरह से मिल सकता है बच्चों ये कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा किसी डाइपोल को मुझे रोटेट करने में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल में अगर स्टोर करनी हो तो उसके लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप निकाल लो। तो ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स जा चुके हैं जिसमें हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, कंसेप्ट और ना जाने कितने न्यूमेरिकल्स किए, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। आज एक छोटा लेक्चर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको पिछले लेक्चर्स रिकवर करने का थोड़ा टाइम मिल जाए और कल वाली वीडियो से मैं कैपेसिटेंस स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो समझते हैं। अभी देखो यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे हो बोर्ड पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अलोंग एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रहा है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ई वेक्टर, है ना। ई वेक्टर कहां पर है लिख देता हूं साथ में, अलोंग आई कैप, ई वेक्टर आई कैप लिख देता हूं, डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, ठीक है। यहां पर अच्छा एक चीज और क्लियर हो रही है बेटा मुझे यहां पर कि देखो डाइपोल जो हमने रखा है इसके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज डाइपोल का, सेम अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, पोलैरिटी अपोजिट। डाइपोल की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है। और डाइपोल की जो लेंथ है ये है 2a, है ना, इस तरह से। तो लेंथ अभी मेंशन नहीं करता यहाँ पर क्योंकि मैं इसमें अभी डायग्राम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है। आपको वैसे बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि सेपरेटिंग जो डिस्टेंस है दोनों का वो है 2a। जो मेन चीज पता होनी चाहिए कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो मैं ऐसे कैरो बना देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये। यहां से मुझे एक चीज पता लग रही है कि भाई डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये एक थीटा एंगल बन रहा है। अब यहां पर बच्चों दो तरह से देखो वर्क डन हो सकता है। एक है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एक वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दूं या मैं कंजर्वेटिव फोर्स बोल दूं। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस डाइपोल को, देखो अब इस पर नेचुरली कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा है। देखो यहां पर नेगेटिव जो माइनस क्यू फोर्स ऐसे लग रहा है, इस माइनस क्यू को ये वाला पॉजिटिव जो एरिया होगा इसको ऐसे अपनी तरफ खींच रहा होगा, और यहां पर नेगेटिव इस पॉजिटिव को ऐसे खींच रहा होगा। ये तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है, मतलब चार्जेस के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अब यहां पर देखो नेचुरली जो टॉर्क है इनिशियली वो कैसे है, देखो ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो देखो ये ऐसे जाएगा, इससे इस तरह से। रोटेशन अगर इस तरह से है, अभी इसमें जो टॉर्क लग रहा है ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन क्या, देखो टॉर्क की डायरेक्शन की इनवर्ट आ रही है। अगर मैं यहां पर स्क्रू रूल यूज करूं, देखो फोर्स ऐसे, ये जो डाइपोल है ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर, है ना, ऐसे। तो इनिशियली जो टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर वो क्या लग रहा है, अभी इनवर्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई अभी अगर एंगल ये थीटा बन रहा है तो मैं इसको यहां पर ऐसे यहां पर ले आऊं प्लस क्यू चार्ज को, और माइनस क्यू चार्ज को यहां पर ले आऊं ऐसे, ठीक है। और जो पहले एंगल थीटा था, अब मैं चाहता हूं कि ये एंगल चेंज होकर थीटा डैश बन जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इनिशियली चलो एंगल थीटा 1 था, मैंने इसको रोटेट किया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है लेकिन मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे। देखो पहले ये ऐसे था, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ऐसे, लेकिन मैं इसको रोटेट करके ऐसे ले आया, ठीक है। इससे एक चीज क्लियर हो रही है बच्चों, देखो अगर मैं लीनियरली देखूं प्लस क्यू चार्ज यहां पर था और अब यहां पर आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में मैं क्या लगा रहा हूं, एफ एक्सटर्नल। तो यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नली उसी डायरेक्शन में ये प्लस क्यू खिसक गया, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो, यहां पर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था तो माइनस क्यू इधर खिसक गया, है ना, देखो दोनों। उसके बाद अगर मैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा यहां पर, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, लेकिन जो ये प्लस क्यू चार्ज है ऐसे खिसक गया है यहां पर। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे
एक चीज का पता होना चाहिए यहां पर, वर्क डन का एक बेसिक फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है अब तक कि भाई अगर स्मॉल वर्क डन करूंगा तो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ठीक है। और शायद आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये क्या है, जब फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, कांस्टेंट फोर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अच्छा, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करूं तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क डॉट डी थीटा, राइट। अब एक बार हम ये फॉर्मूला समझ लेते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, पीई साइन थीटा, यानी कि टॉर्क डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नो डाउट, डाइपोल मूवमेंट यूनिफॉर्म है क्योंकि डाइपोल को चेंज नहीं किया मैंने, लेकिन टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रहा है एंगल पर। टॉर्क डिपेंडिंग ऑन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर। क्यों? क्योंकि देखो पहले एंगल क्या था, θ1, अगर इसको मैं ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करूं हर पॉइंट पर साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो ना, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सपोज पहले 60 डिग्री का एंगल था, घुमाया 70 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू अलग, 75 डिग्री टॉर्क की वैल्यू अलग, 80 डिग्री टॉर्क की वैल्यू अलग। तो यानी कि यहां पर जो ये वर्क डन किया जा रहा है ये क्या है, वेरिएबल टॉर्क की वजह से हो रहा है, मतलब यहां पर वेरिएबल टॉर्क है, मैं ऐसा बोल सकता हूं, है ना। अगर देखो इस वर्क डन को मैं खोल के लिखूं तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। लेकिन ये वेरिएबल है और आपको पता है कि वर्क डन जब भी वेरिएबल हो तो आप स्मॉल वर्क डन से अगर कंप्लीट वर्क डन निकालना चाहो तो आप इंटीग्रेशन टूल का यूज करते हो फॉर वेरिएबल केसेस, वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल टॉर्क। तो अगर मैं आपको डायरेक्टली सीधा ये लिखवा देता कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, चलो जी इंटीग्रेट करते हैं, वहां पर आपको एक्सप्रेशन तो करना आ जाता, लेकिन कभी आपको इन चीजों का पता नहीं लगता कि मैं इंटीग्रेशन क्यों यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैं डाइपोल को खिसका रहा हूं उसी डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं, है ना। देखो ये खिसक कर यहां चला गया और फोर्स भी मैं ऐसे लगा रहा हूं। अगर क्या हुई ऐसे लग रहा है तो एफ एक्सटर्नल ऐसे लग रहा है, इस तरह से। यहां पर देखो माइनस क्या हुई ऐसे, तो मेरा एफ एक्सटर्नल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव। चलो अब एक्सप्रेशन देखो कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्मॉल वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा इनटू थीटा। अब इनिशियल ओरिएंटेशन क्या थी इसकी, θ1 एंगल, फाइनल ओरिएंटेशन क्या होगी, θ2 एंगल। अब यहां पर बच्चों P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है ना, P कांस्टेंट E कांस्टेंट। अच्छा, अंदर इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन थीटा का, θ1 से θ2 लिमिट है आपके पास। जब इसको सोल्व कर दोगे आप बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, लिमिट्स लगा दी इस तरह से, और अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो जरा, तो ये बन जाएगा PE माइनस कोस θ2 अपर लिमिट माइनस ऑफ कोस θ1 लोअर लिमिट, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सिंपली आपने वैल्यू प्लेस करनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, PE, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो इसलिए मैं इसको पहले लिख लेता हूं, cos θ1 माइनस cos θ2। now this is your net work done in rotating a dipole from θ1 orientation to θ2 orientation। इंटीग्रेशन इसलिए यूज हुई क्योंकि यहां पर क्या टॉर्क का वेरिएबल है, राइट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ले रहा हूं तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, वर्क डन बाय इंटरनल, अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो एक बार आप इस एक्सप्रेशन को नोट डाउन करो, फिर इस पर क्या कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने एक्सप्रेशन कर लिया, हमने रिजल्ट क्या निकाला है कि मुझे PE cos θ1 माइनस cos θ2 इतना वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी डाइपोल को रोटेट करने के लिए। अब मजे की बात देखो जरा, मजे की बात क्या है कि देखो इनिशियली जो डाइपोल पर टॉर्क लग रहा था नेचुरली कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, वो लग रहा था ऐसे, है ना, टॉर्क ऐसे इनवर्ट लग रहा था। जब आपने इसको ऐसे घुमाया, देखो ऐसे घुमा रहे तो आपके टॉर्क की डायरेक्शन बाहर आ गई, है ना। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो टॉर्क डाइपोल को, तो पहले टॉर्क लग रहा था इनवर्ट, इनवर्ट के लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्रॉस। आउटवर्ड जब आप
इसको टॉर्क लगा रहे हो तो उसके लिए मैं डॉट यूज करूंगा। और कहीं ना कहीं आपको ये बात पहले भी बताई है मैंने कि जो एफ एक्सटर्नल है वो स्लाइटली ग्रेटर देन होगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तभी तो इसको घुमा पाओगे। अदरवाइज जितना वो अंदर की तरफ टॉर्क लग रहा है उतना बाहर की तरफ तो कभी रोटेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मान के चलेंगे कि एफ एक्सटर्नल स्लाइटली ग्रेटर देन है, और यानी कि अब जो टॉर्क की डायरेक्शन है पहले वाले टॉर्क के बिल्कुल क्या अपोजिट है। अगर पहले अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस थी तो अब क्या होगी अलोंग माइनस जेड एक्सिस। तो इस बात का अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे बन सकता है। अगर मैं बोलूं कि भाई किसी डाइपोल को, अभी वो डाइपोल जो है वो 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, 90 डिग्री से किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पर घुमाकर लेकर जाना है उसको, तो यानी कि थीटा 1 की वैल्यू क्या है, अभी इनिशियल एंगल क्या है इसका 90 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि आप देख सकते हो। और थीटा 2 क्या, कोई भी एंगल थीटा, अभी थीटा 60 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी होगा, कुछ भी बना सकते हो इसको आप। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या वैल्यू प्लेस कर दोगे, थीटा 1 को 90 डिग्री और थीटा 2 जिस पे भी आप एंगल पे लेके जाना चाहो। जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है कि भाई हाउ मच वर्क विल बी डन इफ अ डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो थीटा की वैल्यू होती है बच्चों होती है 90 डिग्री, और अनस्टेबल के लिए क्या होती है 180 डिग्री। तो जब मैं थीटा को 0 डिग्री, थीटा 1 को 0 डिग्री और थीटा 2 को 180 डिग्री पुट कर दूंगा बच्चों इसके अंदर, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा नेट वर्क डन क्या होगा, पीई cos 0 होता है 1 माइनस cos 180 होता है -1, तो ये हो जाएगा 2pe, राइट। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि भाई थर्ड केस बना देते हैं इसको हम, कि मुझे अब क्या करना है अनस्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लेकर जाना है। अनस्टेबल का मतलब अब थीटा 1 क्या हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस स्टेबल पर लेकर जा रहे हैं तो थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री। जब वैल्यू प्लेस करोगे तो ये हो जाएगी पीई cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, so it will be minus 2p, बिल्कुल उसका अपोजिट। So this is how the question can be asked on this particular topic। और ये छोटा सा टॉपिक है तो इसको आप प्लीज नोट डाउन कर लो, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस में आप डिस्कस करूंगा आपसे, और तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, आपको मैं एक वो कंसेप्ट करा रहा हूँ जो कई बुक्स में बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ गिवन है, और बुक्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, बट सीबीएसई में इस पर 2 या 3 बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, और बच्चों को आज भी नहीं पता कई स्टूडेंट्स को कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ये कंसेप्ट है कि अगर मैं किन्हीं भी सिंगल चार्ज या 2 चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी जब निकालता हूं, और उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कैसे होगी। अभी आपने क्या पढ़ा था भाई, 2 चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है Q1 Q2 बाय R12, है ना, आपने ये चीज पढ़ी थी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं तो सिनेरियो बिल्कुल अलग हो जाता है, तो वही चीज आपको सीखनी है। तो यहां पर मैं 3 केसेस ले रहा हूं। सबसे पहले एक सिंगल चार्ज है, अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझते हैं पहले, कि मैं रेफरेंस पॉइंट लेके चलूंगा कि इनफाइनाइट से मैं चार्जेस को लेकर आ रहा हूं, तो इनफाइनाइट से मैं किसी Q चार्ज को इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आया, तो यहां पर जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड करना पड़ेगा। तो जो मेरा नेट वर्क डन होगा वो क्या आ जाएगा कि मैं Q चार्ज को लेकर आ रहा हूं इस पॉइंट पर, जो कि फंक्शन है R का, या R1 डिस्टेंस दूर है, ठीक है, किसी सोर्स चार्ज से भी यहां पर लेकर जा रहा हूं। तो वही जनरल सा फॉर्मूला बन जाएगा जो पोटेंशियल केस में आपने पढ़ा है, W इज इक्वल टू क्यू V, है ना, और V मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है R1 डिस्टेंस दूर, तो ये वही फॉर्मूला बन जाएगा ना, V इज इक्वल टू W बाय Q, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी कि वर्क डन क्या होगा इस केस में, Q चार्ज को लेकर आऊं और पोटेंशियल क्या है V इस R1 पॉइंट पर, ठीक है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको, जब मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा इसके ऊपर आपको। अगर 2 चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो देखो सबसे पहले मैं Q1 चार्ज को लेकर आया इनफाइनाइट से, है ना, और यहां पर पोटेंशियल कितना है बच्चों V, R1 पॉइंट ले लिया इसको मैंने, है ना, तो पोटेंशियल एट R1 कितना है V R1, ठीक है। तो W1 क्या होगा कि भाई Q1 चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए, तो वर्क डन कितना करना पड़ा आपको Q1 इंटू में V, और R1 पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं। उसके बाद जब मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा, Q2 चार्ज का जो डिस्टेंस है वो या तो R2 है, या मैं बोल देता हूं इस पॉइंट को क्या नाम दिया मैंने R2, तो उसके लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा Q2 इंटू में V, ठीक है। अब जब मैं इन 2 चार्जेस को यहां रख दूंगा तो ये एक दूसरे के साथ भी तो एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, है ना,
तो एक दूसरे के साथ अगर सिस्टम क्रिएट करेंगे तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनके बीच का सेपरेटिंग डिस्टेंस। सपोज ये वाला पॉइंट जो 4 से 2 सेंटीमीटर दूर था, ये वाला जो है वो 6 सेंटीमीटर दूर था, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 4 सेंटीमीटर। तो इन दो पार्टिकल्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैं क्या साथ में ऐड कर दूंगा यहाँ पर, Q1 Q2 बाय R। समझ पा रहे हो बच्चों? अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता तो मेरा रिजल्ट सिर्फ ये होता कि Q1 Q2 बाय R, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले Q1 चार्ज को लेकर आया उसका वर्क डन, Q2 चार्ज को लेकर आया उसका वर्क डन, प्लस दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तीन चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेगी अगर मैं 2 पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड है। ठीक है, अब सिनेरियो को समझते हैं दोबारा। अगर मैं किसी डाइपोल को, आप आई होप कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सामने, मैं डाइपोल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर देता हूं यहां पर। ठीक है, जो थर्ड केस है, अगर मैं किसी डाइपोल को बच्चों हॉरिजॉन्टली इस तरह से खिसका कर इनफाइनाइट से लेकर आता हूं, तो सी जो प्लस क्यू चार्ज है वो V, उस पे जो यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल अप्लाई हो रहा होगा वो हो रहा होगा V, इस पॉइंट को नाम दे दो R1, तो QV R1 पहला वर्क डन, माइनस Q जो चार्ज है वो R2 पॉइंट पर है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा VR2, तो माइनस चार्ज माइनस QVR2। ठीक है, अच्छा, और प्लस इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कि Q1 Q2 बाय R फॉर्मूला है। अब इन दोनों आपको पता है डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं हम 2L लेते हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ये ना 2A, और इनके बीच का जो डिस्टेंस 2A है उससे मैं क्या बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगी कि Q स्क्वायर अपॉन में 2A, और माइनस Q है यहाँ पर तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पर बिल्कुल यही सिनेरियो था, बस आपने साइन का ध्यान रखना है। तो इट विल बी QVR1 माइनस QVR2 माइनस KQ स्क्वायर बाय 2A। ये R1 R2 के वाले पॉइंट्स का डिस्टेंस सोर्स से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं किसी डाइपोल को, अभी तो ऐसे हॉरिजॉन्टली लेकर आया, अगर मैं परपेंडिकुलरली ले आऊं ऐसे, अब अगर परपेंडिकुलरली लेकर आ रहा हूं तो देखो इस माइनस क्यू के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा, माइनस क्यू VR2, प्लस क्यू के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, प्लस क्यू VR2, मतलब माइनस क्यू VR1 आएगा यहाँ पर, सॉरी, अगर मैं माइनस क्यू को ऊपर ले रहा हूं और यहाँ पर आएगा ये R2। अब सी, क्या ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर नहीं है, मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों A और B, तो दोनों पर पोटेंशियल सेम है, जैसे कि आपने क्वेश्चंस भी करे। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जितना पोटेंशियल है उतना पोटेंशियल है, चार्जेस तो है इक्वल। तो इसलिए जब भी किसी डाइपोल को परपेंडिकुलरली एंटर कराओगे किसी फील्ड में, तो आपको नेट वर्क डन कितना करना पड़ता है, माइनस KQ स्क्वायर बाय 2L। सो इन रिजल्ट्स को बच्चों अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में भी हेल्प करेंगे और CBSE में भी इस पर से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आई होप कि किसी का कोई नंबर नहीं कटेगा आज के बाद इस पे। अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं जो कि प्रीवियस ईयर का ही सबसे आखिरी असाइनमेंट का 38 क्वेश्चन है, तो उसको अभी के अभी समझ लो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 फ्रॉम द असाइनमेंट 10 ईयर क्वेश्चन। 2 point charges Q and minus Q are located at points 0, minus A and 0, A। यानी कि अगर मैं z एक्सिस बना दूं, z एक्सिस पर एक चार्ज है प्लस Q जो कि 0, माइनस A पर आ गया, और माइनस Q का है 0, A पर। आपको ऐसा बोला गया फर्स्ट पार्ट में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालो किसी z पॉइंट पर, यानी कि z पॉइंट ये हो गया, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो A है, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, 0, Z। अब क्या ये एक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट बन गया बच्चों, है ना? देखो प्लस क्यू ये रहा, माइनस क्यू रहा, और इसी के एक्सियल पॉइंट पर ये रहा, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, देखो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा कितना, z माइनस है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, z प्लस है। ये मैंने हालांकि अपने लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन सोल्व किया था, एज इट इज वही क्वेश्चन है। आपने एक्सियल पॉइंट पर क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकाल देना है। अगला पॉइंट है कि एक पॉइंट है x, y, 0, वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, और वो वाला पॉइंट क्या बन जाएगा इस डाइपोल के लिए, इक्वाटोरियल पॉइंट। तो इसलिए वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज़ पोटेंशियल एट इक्वाटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल इज 0। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद है इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 38 का, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट 500 टू -700। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो जो डाइपोल है बच्चों, डाइपोल आपका प्रेजेंट है z एक्सिस पे, दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अगर किसी पॉइंट चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर मूव कराऊं, तो ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और आपको बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर नेट वर्क डन 0 होता है। रीजन भी बता देता हूं आपको, जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना पोटेंशियल यहाँ पर होगा, है ना?
जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना पोटेंशियल यहाँ पर है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं, वर्क डन क्या होगा, क्या हो इनटू में VB माइनस VA, लेकिन पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम है तो नेट वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 के सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। उसके बाद है कि हाउ मच योर आंसर विल बी चेंज इफ द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज अलोंग द एक्स एक्सिस बट अलोंग एनी अदर रैंडम पाथ। भाई सुनो, अगर मैं इसको ऐसे घुमा कर भी ले आऊंगा, ऐसे घुमा कर ले आऊंगा, जैसे मर्जी लेकर आऊंगा, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं तो मेरा वर्क डन अभी भी जीरो ही रहेगा, क्योंकि ये जो है पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ कैसे फॉलो उस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, VA माइनस VB करूंगा ना, पोटेंशियल एट A वही है। अब रास्ता जैसे मर्जी फॉलो करो, आओगे तो B पर, पोटेंशियल एट B भी वही है जो A पर है, तो नेट वर्क डन तब भी कितना रहेगा आपका, जीरो रहेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो V मतलब सॉरी क्या हो, VA माइनस VB करूं या VB माइनस VA करूं, आंसर क्या मिलेगा मुझे, जीरो मिलेगा। चाहे उसको आप इस तरह से ब्रेक डांस कराते हुए यहाँ ले आओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो जंप कर क्या है तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इफ द अबव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन सेम पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस ऑफ द सिस्टम इन द ओरिएंटेशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। भाई देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये अभी आपने जो केस किया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, यहाँ पर आप क्या कंडीशन लगा दो, डाइपोल है, डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री, ठीक है। इसको जब आप अभी देखो, अगर अभी इस तरह से इसको अगर मैं 180 डिग्री पर लेकर जाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर मान लो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर यहाँ पर ऐसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, जैसे कि दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे और डाइपोल की डायरेक्शन है ऐसे, तो अभी इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये अभी जो हमने सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, तो दिस इज वेरी मच इजी क्वेश्चन। अब अगली वीडियो में मैं कैपेसिटेंस स्टार्ट करूंगा और 4 बजे आज मैं लाइव आ रहा हूँ, अपने डाउट्स के साथ आप तैयार रहिए और मैं आपको क्या लाइव डाउट सेशन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। तो ऐप के थ्रू मैं लाइव आ रहा हूँ, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चों, और आई होप कि आपको एक छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स जरूर बना लेना प्लीज। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो हमारे कैपेसिटेंस पर रहेगा, और कैपेसिटेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।